हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का सेकंड प्रैक्टिस सेट, जो कि है प्रैक्टिस सेट 5.2। इसके पहले हम लोग ने वीडियो देखा था प्रैक्टिस सेट 5.1 का, जिसमें हम लोग ने साइमल्टेनियस इक्वेशन के दो मेथड्स देखे थे सम सॉल्व करने के लिए, जिसमें से एक एलिमिनेट मेथड था और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। तो वही दोनों मेथड्स हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.2 में यूज़ करने वाले। लेकिन 5.2 के जो सम्स है वो वर्ड प्रॉब्लम सम्स है, इसलिए हम लोग को जो सेंटेंस दिया होगा हम लोग को क्वेश्चन में, उससे हम लोगों को इक्वेशन फ्रेम करना है। तो इक्वेशन फ्रेम करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें जो होती है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 5.2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर स्टेटमेंट को देखें प्रॉपरली तो यहाँ पे ना आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है, वो बाद में देखेंगे एक्टिविटी को। लेकिन उससे पहले अगर स्टेटमेंट में आपको इज़ आया होगा, अगर आर दिया होगा, वॉज दिया होगा, तो इसके बदले हम लोग स्टेटमेंट में जब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग इक्वल्स टू यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर एक यहाँ पे देखेंगे तो सम अगर दिया होगा, सम, इंक्रीज्ड अगर ऐसा कोई वर्ड आया होगा स्टेटमेंट में, टोटल अगर ऐसा कोई वर्ड आया होगा टोटल, तो ऐसे जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं। या दोनों वेरिएबल जो भी होंगे ना उनको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस ऐसा अगर कोई वर्ड आया, डिफरेंस, डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड या लेस अगर ऐसा कोई वर्ड आया, तो यहाँ पे अगर इधर लेस है तो यहाँ पे मोर अगर होगा तो भी हम लोग को प्लस ही लिखना है। तो इतने अगर वर्ड्स आए तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा सिंबल माइनस का। ठीक है, तो इक्वल्स टू प्लस हो गया, माइनस हो गया, ट्वाइस हो गया। ट्वाइस अगर वर्ड्स होगा, या डबल अगर कोई वर्ड्स होगा, या टाइम्स ऐसा कोई वर्ड होगा, तो टाइम्स मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, तो ट्वाइस और डबल अगर कुछ होगा वर्ड यूज़ करेंगे तो हम लोग उसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टू टाइम्स या ट्वाइस, ट्वाइस मतलब टू इंटू, और डबल मतलब भी टू इंटू ही आता है। अगर थ्राइस ऐसा कोई वर्ड होगा, थ्राइस, या थ्री टाइम्स अगर हम लोग जैसे यहाँ पे बोलते थ्री टाइम्स, देखो वापस ये वर्ड आया टाइम्स, तो थ्री टाइम्स मतलब थ्री मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, तो इतने सारे जो यहाँ पे हम लोग ने टर्म्स अभी देखे, वो हम लोग को एक एक करके, जैसे हम लोग स्टेटमेंट रीड करेंगे वैसे हम लोग को उसका इक्वेशन फ्रेम करते जाना है। तो जैसे इक्वेशन होगा, जैसा सेंटेंस होगा, वैसे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, उसको एक इक्वेशन और एक दूसरा इक्वेशन होगा, तो दोनों कंडीशन से दो इक्वेशन हम लोग को मिलेंगे और हम लोगों को आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है उस एक्टिविटी में। तो ये हमारा एक्टिविटी है, तो इसको समझ लेते हैं। आपको टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 90 पे दिया हुआ है ये एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या दिया है, आई एम अ रेक्टेंगल, माई लेंथ इज़ एक्स यूनिट एंड माई ब्रेथ इज़ वाई यूनिट। मतलब मेरे पास ये रेक्टेंगल दिया हुआ है कि वो बोल रहा है खुद कि मैं रेक्टेंगल हूँ और मेरा लेंथ जो है वो एक्स यूनिट्स है। मतलब उसका एक्चुअल लेंथ और एक्चुअल जो मेजरमेंट्स है वो हम लोगों को नहीं पता, तो हम लोग लेंथ क्या लेंगे, यहाँ पे एक्स लेंगे, और उसका ब्रेथ जो दिया हुआ है वो बोल रहा है कि उसका ब्रेथ वाई है। उसका लेंथ यहाँ पे एक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये इधर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, उसका वाई। तो अभी एक एक करके सारे कंडीशंस हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 4 कंडीशंस दिया है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। जो हम लोग ने पहले देखा था उसी को लेकर हम लोग को यहाँ पे स्टेटमेंट से फ्रेमिंग करना है। तो सबसे पहला, सम ऑफ माई लेंथ एंड ब्रेथ इज़ 36। तो सम ऑफ माई लेंथ एंड ब्रेथ, तो यहाँ पे लेंथ क्या है, एक्स है, ब्रेथ क्या है, वाई है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, लेंथ क्या है, एक्स है, और ब्रेथ क्या है, वाई है। दोनों का सम, लेंथ और ब्रेथ का सम, सम मतलब हम लोग ने देखा कि क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ का सम अगर होगा तो यहाँ पे आंसर क्या बोला, इज़, देखो इक्वल्स टू इज़ 36। ठीक है, बहुत ही ईजी है फ्रेमिंग करना। अगर आपको ये फ्रेमिंग करना आ गया तो आगे का क्वेश्चंस, आगे के जो सॉल्विंग का जो पार्ट है वो तो सेम प्रैक्टिस सेट 5.1 जैसा ही है पूरा। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट से आप लोगों को फ्रेमिंग करने आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, सम ऑफ माई लेंथ एंड ब्रेथ इज़ 36। तो यहाँ पे एक्स लेंथ है और ब्रेथ वाई है, तो दोनों का सम मतलब एडिशन इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला फ्रेम हम लोग ने क्लियर कर लिया। सेकेंड कंडीशन देखते हैं क्या बोला है, इफ़ द ब्रेथ इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द लेंथ द आंसर इज 27। मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, ब्रेथ जो सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ट्वाइस द लेंथ। जैसे कि मैंने बोला था ट्वाइस, ट्वाइस मतलब क्या होता है, टू टाइम्स। ट्वाइस मतलब क्या होता है, टू टाइम्स मतलब दो बार। तो टू टाइम्स ऑफ लेंथ, तो टू टाइम्स ऑफ लेंथ मतलब 2x में हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ब्रेथ को सब्ट्रैक्ट करना है, और ब्रेथ का वैल्यू क्या है हमारा y। ठीक है, तो 2x माइनस वाई आएगा। इज़ द आंसर इज़
27, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ट्वाइस ऑफ लेंथ में हम लोग अगर ब्रेथ को माइनस करें, वाई को माइनस करें, तो हम लोग को आंसर कितना मिल रहा है 27 मिल रहा है। तो ये हम लोग को फ्रेमिंग करने के लिए ऐसा ही बोला। देखो, इफ़ द ब्रेथ इज सब्ट्रैक्टेड, ब्रेथ मतलब वाई इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द लेंथ, ये रहा ट्वाइस द लेंथ, द आंसर इज 27, ठीक है, समझ में आया। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हम लोग ने यहाँ पे फ्रेम कर लिया इक्वेशन में। इधर आते हैं राइट हैंड साइड में, माई ब्रेथ इज 5/7 टाइम्स ऑफ लेंथ, माई ब्रेथ इज 5/7 टाइम्स ऑफ लेंथ, ऐसे बोला। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, माई ब्रेथ क्या है यहाँ पे, वाई इज इक्वल्स टू, इज ना, माई ब्रेथ वाई है और इज 5/7 टाइम्स, 5/7 टाइम्स मतलब जैसे कि मैंने बोला था, टाइम्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, टाइम्स एक्स बोला है, 5/7 टाइम्स एक्स। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, एक्स है, तो मतलब इसको अगर प्रॉपरली लिखेंगे तो 5x/7 आएगा, ठीक है। मतलब लेंथ जो यहाँ पे ब्रेथ जो है ना वो 5/7 टाइम्स है किसका, लेंथ का। तो ये y इक्वल्स टू 5/7x आएगा। तो ये भी बहुत ईजी था। लास्ट वाला देखते हैं हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है। द डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा मतलब दो कंडीशंस इसमें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, लेकिन हम लोग को उसमें से एक ही लिखना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ इज 6 यूनिट। अगर हम लोग को यहाँ पे हम लोग को बोला है कि लेंथ x है और तुम लोग का ब्रेथ y है और उन दोनों का डिफरेंस हम लोग को 6 बोला है, तो हम लोग कौन सा इक्वेशन लिखेंगे, जैसे कि x माइनस वाई, ये भी डिफरेंस हो गया, मतलब दोनों का माइनस करेंगे, इज इक्वल्स टू 6 होगा, और y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये दोनों में से कौन सा कंडीशन हम लोग को जो बोला है वो राइट है, तो और कौन सा कंडीशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो आप समझ लो, अगर डिफरेंस बोला है तो बड़े नंबर से ही छोटा नंबर हमेशा माइनस होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे आंसर पॉजिटिव है, +6 है, तो बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर हमेशा माइनस होगा। और बड़ा नंबर हम लोग को यहाँ पे क्या दिया, लेंथ, अगर रेक्टेंगल का डायग्राम भी देखें तो लेंथ क्या होता है हमारा, x बड़ा होगा और ब्रेथ क्या होगा, y जो कि छोटा होता है। तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर अगर माइनस करेंगे तो हम लोग को प्लस आंसर जो है वो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और वो क्या बोला है, इज 6, तो डिफरेंस मतलब माइनस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ इज मतलब इक्वल्स टू 6 यूनिट्स। तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। अगर ब्रेथ बड़ा होता या इसको हम लोग लेंथ को हम लोग y लेते तो ये इक्वेशन आता, लेकिन ये कंडीशन ऐसा नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि छोटा नंबर से बड़ा नंबर या ब्रेथ में से लेंथ माइनस नहीं होता, ठीक है। आई होप आपको ये जो 4 कंडीशंस थे जिससे हम लोग को फ्रेम करना था सेंटेंसेस से, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा यहाँ पे क्या था, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट 5.2 है ना वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ प्रैक्टिस सेट 5.2 के साथ। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.2 लिख लेता हूँ इधर, प्रैक्टिस सेट 5.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको रीड कर लेता हूँ आपके लिए। इन एन एनवलप देयर आर सम 5 rupee notes and some 10 rupee notes. Total amount of these notes together is 350 rupees. Number of 5 rupee notes are less by 10 than number of 10 rupee notes. Then find the number of 5 rupee and 10 rupee notes. ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में करेक्शन है जो कि शायद ओल्ड टेक्स्ट बुक्स में नहीं होगा, करना पड़ेगा, उनको ऐड करना पड़ेगा। ये नंबर ऑफ 5 rupee नोट जो सेकेंड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस है, नंबर ऑफ 5 rupee नोट्स आर लेस बाय 10 देन के आगे ट्वाइस लिखना है, ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 rupee नोट्स, क्योंकि अगर हम लेस बाय 10 द नंबर ऑफ 10 rupee नोट्स से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 5 rupee नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 rupee नोट्स, ऐसा स्टेटमेंट में चेंजेस करना है। देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 rupee नोट्स एंड 10 rupee नोट्स हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। जैसे कि एक एनवलप में हम लोग को अगर मतलब बंद एनवलप में कितने नोट्स है, कौन से रुपीज़ के नोट्स है वो नहीं पता, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं वो, अगर 5 rupee नोट है, 5 rupee नोट और एक 10 rupee नोट्स है, कितने नोट्स है नहीं पता, लेकिन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा ना, मतलब एनवलप में जितने भी 5 rupee नोट्स और 10 rupee नोट्स जो है जितने, तो उनका टोटल मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है, इज इक्वल्स टू 350 आंसर मिल रहा है। उनका आंसर कितना मिल रहा है, टोटल 350 रुपीज़ एक एनवलप में बंद है, लेकिन उसमें से 5 rupee नोट्स कितना है नहीं पता, 10 rupees नोट्स कितना है नहीं पता। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 rupee नोट्स, लेट द नंबर ऑफ 5 rupee नोट्स हम लोग को x लेना पड़ेगा, और नंबर ऑफ 10 rupee नोट जितने भी होंगे वो हम लोग को सपोज y ले लेते हैं,
ठीक है। तो 5 रुपये नोट्स को एक्स लिया और 10 रुपये नोट्स को हम लोग ने वाई लिया, तो ये पहले सेंटेंस हम लोग को उधर लिखना पड़ेगा। तो ये हम लोग लेट करके सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इधर सोल्यूशन के साथ। तो सोल्यूशन लेट द नंबर ऑफ x notes, number of rupees 5, sorry, let the number of 5 rupee note be x and the number of rupee 10 notes या 10 रुपीज़ नोट्स बी वाई, जो कि हम लोग ने यहाँ पे एक्स और वाई लिया था। ठीक है, अभी हम लोग को सबसे पहले क्या देखना है, हम लोग को कंडीशन देखना पड़ेगा। कंडीशन क्या है वो समझ लेते हैं, या उससे पहले अभी एनवलप में 5 रुपी नोट्स, तो मुझे ये कंडीशन ऐसा मिलेगा कि 5 रुपी नोट्स कितने हैं एक्स, तो 5x यहाँ पे लिख सकता हूँ। और 10 रुपी नोट्स कितने हैं वाई है, वाई नोट्स है, तो 10 इंटू वाई लिख सकता हूँ। अभी ये समझ लो कैसे या क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। सपोज़ तुम्हारे पास 5 रुपी नोट्स है, 5 रुपी नोट्स, और मेरे पास 5 रुपी नोट्स 10 5 रुपी नोट्स है फॉर एग्जांपल, और मेरे पास 10 रुपी नोट्स जो है वो समझ लो सपोज़ 20 है। तो यहाँ पे अगर मुझे ये इतने सारे नोट्स अभी एनवलप में है ना, टोटल 30 नोट्स एनवलप में, जिसमें 10 नोट जो है 5 रुपये के और 20 नोट जो 10 रुपी नोट्स के, तो टोटल कितना होगा यहाँ पे, इसके अंदर टोटल कितना है वो हम लोग को समझना है एनवलप के अंदर। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको ताकि समझ में आए आपको प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इंटू 10 10 नोट्स होते हैं, कितने आएंगे, 5 इंटू 10 50 रुपीज़ हो गया। 10 इंटू 20 करेंगे तो यहाँ पे 200 रुपीज़ हो गए। तो टोटल अगर हम लोग यहाँ पे करें तो हम लोग को कितना मिलेगा, 250 रुपीज़ मिलेगा। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जितने नंबर ऑफ नोट्स होंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोग को टोटल रुपीज़ मिलेगा कितना है। वैसे ही सेम यहाँ पे किया तो 200 आया और दोनों को ऐड करने के बाद 250 मिला। तो यहाँ पे भी सेम किया, 5 इंटू एक्स, जैसे कि यहाँ पे 10 था, इधर x है तो 5 इंटू एक्स हो गया बराबर। यहाँ पे 10 इंटू वाई हो गया, और दोनों को ऐड करने से हम लोग को यहाँ पे 350 बोला है, जैसे कि ये एडिशन में 350 आएगा। यहाँ पे 250 आया था एग्जाम्पल में, यहाँ पे 350 बोला है। तो सबसे पहले हम लोग को वो कंडीशन ही लिखना है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 350, 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 350। लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट इक्वेशन 1 नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है और 350 जो है ना, ये तीनों भी नंबर्स 5 से रिड्यूस हो रहे हैं। अगर 5 से रिड्यूस हो रहे हैं तो डिवाइड बाय 5 करूँगा मैं सबको, तो यहाँ पे आंसर कुछ ऐसा आएगा, x मतलब 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 मतलब 2y आएगा, और 5 7 सा 35 और 0 मतलब 70 आएगा। तो ये ऐसे बता देता हूँ, यहाँ पे अगर डिवाइड बाय 5 इधर किया, इधर डिवाइड बाय 5 किया और यहाँ पे भी डिवाइड बाय 5, तो हम लोग को इक्वेशन ऐसा मिलता है। ठीक है, तो ये 5 5 लिखने की ज़रूरत है नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 70 था और ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अभी सेकेंड कंडीशन को रीड करते और समझ लेते कि क्या है सेकेंड कंडीशन। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन उसको भी समझ लेते हैं कि क्या आएगा सेकेंड कंडीशन। तो वापस रीड करता हूँ, द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। अभी ये एक एक करके तोड़ के इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, फ्रेम बनाएंगे, इक्वेशन को फ्रेम करेंगे। नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स मतलब क्या है यहाँ पे x ना, तो इधर आएगा x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्यों लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर मतलब इज आर वॉज जो भी होता है वो इक्वल्स टू लिखना पड़ता है, इज इक्वल्स टू लेस बाय, लेस मतलब माइनस, लेस बाय 10, लेकिन किस में लेस बाय 10, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, तो 10 रुपी नोट्स हमारा क्या है y, और वो ट्वाइस, तो मतलब 2y माइनस 10 करेंगे तब हम लोग को यहाँ पे x मिलेगा, मतलब 5 रुपी नोट्स यहाँ पे मिलेगा। तो x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 10, ऐसा इक्वेशन हम लोग को फ्रेम किया हम लोग ने। उसको प्रॉपरली अगर लिखना है तो ऐसा लिखेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10 आएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे देंगे इक्वेशन 2। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये वाला सेकंड कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि हम लोग ने प्रॉपरली फ्रेम किया। अभी यहाँ पे आगे तो डायरेक्ट हम लोग को सॉल्व ही करना है। यहाँ पे प्लस 2y है, यहाँ पे माइनस 2y है, तो दोनों इक्वेशंस मतलब हमारा जो स्टेप्स है, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ता है। तो हम लोग ये पहले से ही कोएफिशिएंट सेम है, देखो यहाँ पे 2y है, यहाँ पे भी 2y है, मतलब 2 2 है, तो कोएफिशिएंट पहले से सेम है। सेकंड क्या करना पड़ता है स्टेप में हम लोग को,
साइंस देखना पड़ता है। अगर सेम साइंस होंगे प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, तो हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस या माइनस प्लस होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ता है ऐड। तो ये 2y को प्लस साइन है और ये भी 2y को माइनस साइन है, तो हम लोग को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70 प्लस x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10 आएगा। तो ये एडिशन है तो साइन चेंजेस नहीं होगा यहाँ पे, तो 70 माइनस 10 यहाँ पे डायरेक्ट 60 आएगा, 2y और माइनस 2y गया, x प्लस x मतलब 1x प्लस 1x 2x आ जाएगा। ठीक है, तो x विल बी इज इक्वल्स टू 60 और ये डिवाइड बाय 2 आएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अभी आगे x का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू, देखो 2 1s आर 2 और 2 3s आर 6, देयरफॉर x का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिला, 30 मिला। x विल बी इक्वल्स टू 30। अभी इसी को सब्सटीट्यूट करके हम लोग को y का वैल्यू निकालना है। तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 1। अभी हमारा इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70 था। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 था जिसमें x का वैल्यू हम लोगों को 30 दिया है, 30 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70। तो देयरफॉर 2y विल बी इज इक्वल्स टू 70 माइनस 30 आएगा। ठीक है, 70 माइनस 30, तो देयरफॉर 2y इज इक्वल्स टू 40 आएगा और y विल बी इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय 2। तो 2 1s आर 2, 2 2s आर 4 और 0 आ गया। तो यहाँ पे y का वैल्यू मुझे कितना मिला, इधर y विल बी इक्वल्स टू 20 नोट्स, मतलब y का वैल्यू कितना है 20, और y किसके कौन से नोट्स के नंबर्स थे, 10 रुपी नोट्स, मतलब 10 रुपी नोट्स हमारे पास 20 होंगे और 5 रुपी नोट्स हमारे पास कितने होंगे, 30। अभी हम लोग को यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, देयरफॉर देयर आर 30 नोट्स, जो कि x का वैल्यू था, देयरफॉर देयर आर 30 नोट्स ऑफ ₹5 एंड 20 नोट्स of ₹10 in the envelope। अभी हम लोग को आंसर अभी चेक करना है, जैसे कि 5 रुपी नोट्स कितने थे, कितने बोले यहाँ पे, x लिया था तो 30 बोले। ठीक है, और 10 रुपी नोट्स कितने थे एनवलप में, 20 थे। तो अगर इसको चेक करें तो हम लोग को आंसर कितना आना चाहिए, 350 आना चाहिए ना। तो चेक करते, तो 5 3 15, 150 आया, 10 इंटू 20 करेंगे तो 200 आएगा, तो 200 प्लस 150 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे आंसर मिल रहा है 350, मतलब हमारा जो x और y का जो वैल्यूज़ है वो राइट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं अभी आगे क्या दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। तो मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ सेकंड क्वेश्चन। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 3:5। फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग को फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो ये x अपॉन वाई मतलब न्यूमरेटर ऊपर की तरफ होता है, डिनोमिनेटर नीचे की तरफ होता है। तो न्यूमरेटर को हम लोग यहाँ पे x लेंगे और डिनोमिनेटर को हम लोग यहाँ पे y लेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वैसे ही लिखना पड़ेगा, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x and the denominator बी y। तो न्यूमरेटर x लिया और डिनोमिनेटर हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया, y लिया। ठीक है, तो अभी फर्स्ट कंडीशन हम लोग को यहाँ पे देखना है कि क्या दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या बोला है, मतलब हम लोग वैसे ही तोड़ के ज्वाइन करके यहाँ पे फ्रेमिंग करेंगे इक्वेशन का। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर y। तो डिनोमिनेटर मतलब y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन इज 1 लेस मतलब माइनस, और 1 कम किसमें, 1 नंबर कम, अभी किसमें कम है देखते, देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर का नंबर हम लोग को x लिया हुआ है हम लोग ने, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर मतलब 2 इंटू एक्स आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 आया। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको चाहिए तो इसको भी इक्वेशन आप 1 दे सकते हो,
और सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा सॉल्व करो वैसा भी चलेगा। अगर आप लोगों को वैसा करना है, मतलब एलिमिनेट मेथड से करना है, तो आप एलिमिनेट मेथड से भी कर सकते हो, वो भी ईजी है। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देता हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट दूसरा मेथड है तो उसी का। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अभी सेकेंड कंडीशन में देखते हैं हम लोग को क्या बोला है। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या आएगा अभी देखो। सेकेंड कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन, इफ़ 1 इज एडेड to the numerator and denominator respectively, then the ratio of numerator to denominator is 3:5। तो जब एक एक 1 नंबर ऐड होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उनका रेशो क्या होगा, चेंज होगा, 3:5 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इफ़ 1 इज़ एडेड, तो ये मैं लिख लेता हूँ, इफ़ 1 इज़ एडेड टू बोथ, या इफ़ 1 इज़ एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 1 ऐड होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या बोला है, न्यूमरेटर, नया वाला न्यूमरेटर क्या होगा, ओल्ड वाला न्यूमरेटर x था, तो नया वाला न्यूमरेटर क्या होगा, x + 1 होगा। एंड न्यू डिनोमिनेटर, एंड न्यू डिनोमिनेटर, नया डिनोमिनेटर हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे ओल्ड वाला y था तो ये वाला क्या होगा, y + x होगा। ठीक है, अभी डायरेक्ट हम लोग को जो बोला है दोनों का रेशो कितना है, 3:5 है, तो इसको मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, देयरफॉर x + 1 न्यूमरेटर नया वाला और डिनोमिनेटर नया वाला, तो दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो कितना है, 3:5 बोला है, 3:5। तो ये आगे का तो पता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 5 यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई इधर होगा और ये y + 1 यहाँ पे जाके इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इक्वल्स टू के साइड में पूरा, तो 5 × x + 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 है तो ये y + 1 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा होगा। अभी 5 अंदर की तरफ दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 5 × x 5x आएगा और 5 × 1 5 आएगा, तो यहाँ पे 5x + 5 इज इक्वल्स टू 3y + 3 आएगा, 5x + 5 इज इक्वल्स टू 3y + 3। अभी यहाँ पे अरेंज करेंगे तो 5x - 3y इज इक्वल्स टू 3 - 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ पे गया राइट हैंड साइड में तो माइनस हो गया, और 3y लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इक्वेशन में 5x - 3y इज इक्वल्स टू 3 - 5 को अगर हम देखें तो यहाँ पे -2 आएगा, तो ये होगा हमारा इक्वेशन 2 होगा। ठीक है, अभी लेकिन हम लोग ने इक्वेशन 1 को क्या लिया था, इक्वेशन 1 हमारा y इज इक्वल्स टू 2x + 2x - 1 है, तो इसी इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में हम लोग को इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉपर, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ये एलिमिनेटिंग मेथड से नहीं कर रहा हूँ मैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ, क्योंकि y के इक्वल्स टू के या y के फॉर्म में हम लोग को आया था, तो y का पूरा वैल्यू हम लोग यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते। ठीक है, तो y का हम लोग को वैल्यू क्या दिया था ऊपर, 2x - 1 था, देखो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो y का वैल्यू क्या था हमारा, 2x - 1। ठीक है, तो अभी जहाँ पे इधर y है उधर सबको हम लोग को सब्स्टिट्यूट मतलब y की जगह पे वो लिखना पड़ेगा, तो 5x - 3y इज इक्वल्स टू -2, ये हमारा इक्वेशन था। तो देयरफॉर 5x - 3 y की जगह पे क्या आने वाला है, 2x - 1 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, यहाँ पे आएगा 5x - 3 × 2 6 आएगा या 6x आएगा, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, और 3 × 1, ये 3 × 2 हो गया, 3 × x भी हो गया और 3 × 1 करना है अभी, तो 6x माइनस प्लस, तो 3 1s are 3 इज इक्वल्स टू -2। तो देयरफॉर 5x - 6x करेंगे तो -x होगा बराबर, और -2, ये जब +3 वहाँ पे जाएगा राइट हैंड साइड में तो -3 हो जाएगा, -x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 5 आ जाएगा, माइनस दोनों तरफ का कट कैंसिल होगा, तो x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 5। ठीक है, तो x का वैल्यू अभी 5 आया है, जो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वापस इक्वेशन 1 में, तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमारा ऐसा था, y इज इक्वल्स टू 2x - 1, तो y विल बी इक्वल्स टू 2, x की जगह पे 5 -1, y विल बी इक्वल्स टू 5 2 × 10 -1, y विल बी इक्वल्स टू 10 - 1 करेंगे तो हम लोग को 9 मिलेगा, y इक्वल्स टू 9।
तो x का वैल्यू हम लोगों को 5 आया है और y का वैल्यू हम लोगों को 9 आया है। तो और फ्रैक्शन कैसा होगा देखते हैं हम लोग, लिख लेते हैं इधर। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज हम लोग को फ्रैक्शन कैसे लिखते बोला था मैंने, अपॉन्स में x अपॉन वाई, जिसमें x न्यूमरेटर था और y डिनोमिनेटर। तो x का वैल्यू 5, x ऊपर आएगा, y का वैल्यू 9, तो 9 नीचे आएगा, 5 अपॉन 9 आएगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन थोड़े मतलब अलग थे, बाकी के थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो है आगे के मतलब बहुत ही सिंपल है। तो ये हम लोग अभी थर्ड क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन भी मैं तो आप लोग को रीड कर लेता हूँ यहाँ पे आप लोग के लिए। द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज़ 34 ईयर्स। प्रियंका इज़ एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स। फाइंड देयर टुडेज एजेस। तो इनका प्रेजेंट एज तो यहाँ पे नहीं पता हम लोग को, तो एक का एज हम लोग को x लेना पड़ेगा, दूसरे का एज हम लोग को y लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट द प्रेजेंट एज मतलब उनका टुडेज एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका बी x ईयर्स। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं अभी यहाँ पे प्रियंका को x ले रहा हूँ तो आपको भी वैसा ही लेना है। आप अगर चाहिए तो दीपिका को भी x ले सकते हो, प्रियंका को y ले सकते हो, वैसा भी चलेगा। x और y की जगह पे आपको अगर m और n लेके सॉल्व करना है तो m और n लेके भी सॉल्व कर सकते हो, a और b लेना है तो a और b लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप लोगों को हर बार x और y का ही वेरिएबल यूज़ करना है, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अ प्रियंका बी x ईयर्स एंड दैट ऑफ दीपिका बी y ईयर्स, दैट ऑफ दीपिका बी y ईयर्स। तो दोनों का एजिस हम लोग को आज का पता चल गया। तो उसका फर्स्ट कंडीशन क्या है समझ लेते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वो समझ लेते हैं कि क्या है। बहुत ही इजी है फर्स्ट कंडीशन, जो हम लोग ने एक्टिविटी में भी देखा था। द सम ऑफ एजिस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज़ 34। तो दोनों का एजिस का सम अगर हम करेंगे, सम मतलब प्लस अगर हम करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे कितना मिलता है, 34 मिलता है। तो देयरफॉर प्रियंका का एज x है, दीपिका का एज y है, तो दोनों एज का सम करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, आंसर इज मतलब इक्वल्स टू 34 आएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 34, ये होगा हमारा इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन भी हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स, मतलब प्रियंका जो है वो बड़ी है, 6 ईयर्स से बड़ी है। तो सेकंड कंडीशन क्या आएगा वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन प्रियंका इज़ एल्डर ना, मतलब प्रियंका क्या है, बड़ी है, किससे, दीपिका से 6 साल से बड़ी है। मतलब सपोज़ अगर आपका छोटा भाई है जिसका एज अगर 5 ईयर्स का है, 5 ईयर्स एज है उसका, और आप उससे 5 ईयर्स बड़े हो, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, वो उसके एज में आपको 5 ईयर्स ऐड करना पड़ेगा, तब आपका एज मिलेगा जो कि है 10। तो वैसे ही यहाँ पे सेम आप लोगों को इक्वेशन बनाना है। x प्रियंका बड़ी है मतलब यहाँ पे x इज आएगा, x इज इक्वल्स टू, आगे बोला है दीपिका एल्डर, दीपिका से बड़ी है कितने ईयर से, 6 ईयर से। अभी यहाँ पे इक्वेशन फ्रेम करने के लिए आपको थोड़ा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया वैसे दिमाग लगाना पड़ेगा। वो 6 साल से बड़ी है, 6 साल से बड़ी है किससे, दीपिका से। तो देखो अगर 5 यहाँ पे समझ लो, 5 y जो है ना यहाँ पे 5 अगर लेंगे और अगर ये 6 लेंगे तो 5 + 6 अगर होगा कितना होगा, 11। मतलब प्रियंका का एज अगर 11 ईयर्स है तो दीपिका का एज कितना होगा, 5 ईयर्स होगा। कि देखो 6 साल का डिफरेंस है दोनों में। तो ये इक्वेशन ऐसा बनेगा कंडीशन। तो इक्वेशन को हम लोग को प्रॉपरली अरेंज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - y विल बी इक्वल्स टू 6 आएगा, ये हमारा होगा इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 बन गया। y और यहाँ पे y दोनों भी सेम ही है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का क्या है, x + y इज इक्वल्स टू 34 है, x + y इज इक्वल्स टू 34। और सेकेंड इक्वेशन ऐसा है कि x - y इज इक्वल्स टू 6 है। दोनों को प्लस करना है, मतलब यहाँ पे साइन चेंजेस नहीं होगा। तो ये प्लस और माइनस चला गया, x और x करेंगे तो 2x आएगा, और 34 + x करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 40 मिलेगा। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 2 4। देयरफॉर x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे फाइनल कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। x मतलब प्रियंका जो थी उसका एज कितना है, 20 ईयर्स है।
ठीक है। लेकिन अभी हम लोग को सब्स्टिट्यूट करके कोई एक इक्वेशन में हम लोग को दीपिका का भी तो एज निकालना है, तो देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन 1 हमारा ये था, दोनों का एजेस का सम इज इक्वल्स टू x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 34 था शायद, 34। ओके, तो x का वैल्यू 20 है प्लस y इज इक्वल्स टू 34, देयरफॉर y विल बी इक्वल्स टू 34। 20 जब यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा माइनस 34 माइनस 20 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 14 मिलेगा। मतलब दीपिका का एज कितना है, 14 ईयर्स। देखो प्रियंका का 20 ईयर्स है और 6 साल छोटी है दीपिका, जो कि 14 ईयर्स है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा उनका प्रेजेंट एज का। तो देयरफॉर द प्रेजेंट एज इज, या देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका, सबसे पहले प्रियंका का जो कि बड़ी है, एल्डर सिस्टर है, ऑफ प्रियंका इज 20 ईयर्स, बराबर x 20 था, एंड दैट ऑफ दीपिका का एज कितना है, दैट ऑफ दीपिका इज 14 ईयर्स। दीपिका का एज कितना है, 14 ईयर्स। आई होप आप लोगों को ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन अ सर्टन जू इज 50, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140, देन फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन द जू। तो हम लोग को लायंस कितने हैं नहीं पता, पिकॉक्स कितने हैं नहीं पता, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोगों को 50 बोला है। तो यहाँ पे इजी है क्वेश्चन। हम लोग को सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि मतलब नंबर ऑफ लायंस कितने हैं वो हम लोग को x लेना पड़ेगा, या नंबर ऑफ पिकॉक्स को x ले लो, कोई कुछ भी ले लो चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सोल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे सोल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ लायंस इन अ जू बी x। कितने लायंस है, x लायंस है, and the number of peacocks be y। तो हमारे पास अभी जू में कितने पिकॉक्स है, y पिकॉक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। इसका सेकंड कंडीशन इंटरेस्टिंग है, लेकिन फर्स्ट पहले समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा, दोनों का एडिशन ना, मतलब जितने लायन से x और जितने पिकॉक से y, तो दोनों ऐड करने के बाद हम लोग को जू में टोटल 50 नंबर्स मिल रहे। x कुछ भी हो सकता है, 30, 20, 15 कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से y का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन यही आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हम लोग यहाँ पे अभी समझ लेते हैं कि क्या है अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, जैसे कि मैंने बोला थोड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब यहाँ पे अलग है फॉर्म करने के लिए इक्वेशन। तो समझ लेते हैं कि कैसा है। अगर मेरे पास सपोज x लायंस है, या मेरे पास समझ लो 2 लायंस है, 2 लायंस है, और लायंस के कितने लेग्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं। तो 4 लेग्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 लायंस के साथ, तो मुझे यहाँ पे उसका नंबर कितना मिलेगा, 8 आएंगे। मतलब टोटल 2 लायंस के टोटल 8 लेग्स होंगे। ठीक है, वैसे पिकॉक्स को 2 लेग्स होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, समझ लो मेरे पास अभी यहाँ पे 5 पिकॉक्स है, 5, तो 2 लेग्स मल्टीप्लाई बाय 5 पिकॉक्स अगर मैं करूँगा तो मुझे यहाँ पे 10 आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे देखोगे दोनों को अगर ऐड करूँ तो 8 और 10 करूँगा तो मुझे 18 मिलेगा। मतलब टोटल जू में ये एग्जाम्पल में अगर 2 लायंस है और 5 पिकॉक्स है, तो दोनों के लेग्स अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 नंबर, सॉरी ये एनिमल्स नहीं है, 18 लेग्स होंगे, 2 लायंस और 5 पिकॉक्स के 18 लेग्स होते हैं टोटल। तो यहाँ पे भी हम लोग को सेम बोला है, कितने लायंस है नहीं पता, लेकिन कितने लेग्स होंगे एक लायन के, 4 लेग्स होंगे। मतलब 4 जितने भी लायंस होंगे, समझो सपोज 10 होंगे, 10 लायंस होंगे, तो 10 इंटू 4 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 40 लेग्स मिलेगा, बराबर। तो ये 4x प्लस y कितने पिकॉक्स के लेग्स कितने होते हैं, 2, कितने पिकॉक्स से नहीं पता, तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2 लेग्स है, तो 2 इंटू वाई। तो दोनों का लेग्स अगर हम काउंट करें तो हम लोग को यहाँ पे 150 बोला है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 150 नहीं 140 बोला है, 140 140। तो ये हमारे 50 एनिमल्स के टोटल 140 लेग्स है।
लेकिन कितने लायंस के हैं और कितने पिकॉक्स के हैं हम लोग को नहीं पता। तो हम लोग ने कंडीशन लेने के लिए 4 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि लायंस के पास 4 लेग्स होते हैं। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि पिकॉक के पास 2 लेग्स होते हैं। तो सेकेंड कंडीशन हमारा ऐसे ही बनेगा, क्या होगा 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 140। इसको मैं इक्वेशन 2 नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि 4, 2 और 140 जो है को जो कि 2 से रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे 2 से, तो पूरे इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो 2 2 सा 4x आएगा, 2 1 सा 2 आएगा और 2 7 सा 14 और ये 0 आएगा। मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे किया, डिवाइड बाय 2 किया ना, तो ये 2 इधर आया, ये 2 इधर आया और ये 2 इधर आया। तो 2 7 सा 14 और ये 0। मतलब आपको ये भी रिड्यूस वाला फॉर्म भी आपको समझ में आया होगा। तो ये इक्वेशन लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे डिवाइड करके रखा। तो ये होगा हमारा इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला कंडीशन जो हमारा स्टेप्स है वो पहले से क्लियर हो चुका है। दोनों भी कोएफिशिएंट सेम है वेरिएबल्स के। और साइंस देखना है तो साइन दोनों प्लस प्लस है, मतलब ऑपोजिट साइन से, तो हम लोग को यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग करना है। तो देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे साइन चेंजेस होगा क्योंकि माइनस है। सबसे पहला वाला इक्वेशन ये था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50 था, और लेग्स का अगर हम लोग इक्वेशन देखें माइनस, तो ये ऐसा है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70 होगा। हम लोगों को अभी क्या करना है, इधर सब्ट्रैक्शन है तो माइनस माइनस है, मतलब साइन चेंजेस होगा। माइनस इंटू प्लस करेंगे तो इधर माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस यहाँ पे माइनस आएगा, और माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस। तो लिखते समय यहाँ पे क्या लिखना है, 50 माइनस 70 होगा। तो 50 माइनस 70 20 आता है, और बिगर नंबर का साइन तो माइनस 20 आ जाएगा। प्लस वाई माइनस वाई तो गया, 1x माइनस 2x करेंगे तो x आएगा, 1 आएगा, 1x आएगा, और बिगर नंबर जो 2 है उसका माइनस साइन। तो माइनस माइनस जब कट होगा दोनों तरफ तो x का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 20। x का वैल्यू तो मुझे यहाँ पे मिल गया। अभी इसी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है कोई एक इक्वेशन में, जैसे कि इक्वेशन 1 में ही सब्सटीट्यूट कर देते तो हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा। तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन 1 ये है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50 बोला है, तो जिसमें x का वैल्यू 20 है, x का वैल्यू 20 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 20, y इज इक्वल्स टू 50। तो y विल बी इक्वल्स टू 50 माइनस 20, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 20 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे कितना मिलता है, 30। तो x क्या था हम लोग का, नंबर ऑफ़ लायंस था। तो हमारे जू में नंबर ऑफ़ लायंस कितने हैं, 20 लायंस है, और पिकॉक्स कितने हैं, 30 पिकॉक्स है। तो हम लोग को स्टेटमेंट में लिखना है इसको। स्टेटमेंट में हम लोग देखते हैं कैसे आएगा। देयरफॉर द नंबर ऑफ़ लायंस and peacocks in a zoo are 20 and 30 रिस्पेक्टिवली, 20 and 30 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अभी आंसर चेक करके देखते हैं कि दोनों के 140 लेग्स आते हैं या नहीं। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ये इक्वेशन हम लोग ने कैसे फ्रेम किया था। ये 2x या 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 140 आया था, वो कैसे आया था इक्वेशन, वो भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। आपको मतलब क्लियर हो जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो x लायंस मतलब कितने हैं हमारे पास, 20 लायंस है। तो हर एक लायंस के अगर 40 लेग्स 4 लेग्स, सॉरी 40 नहीं 4 लेग्स, हर एक लायन का 4 लेग्स, तो 20 लायंस के अगर मुझे लेग्स काउंट करना है तो कितना होगा, 4 इंटू 20 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे कितना आएगा, 80 आता है। 4 2 से 80 लेग्स आएंगे। ठीक है, प्लस जो कि बीच में प्लस था 2y, 2 मतलब क्या, लेग्स थे। कितने पिकॉक्स है हमारे पास, y का वैल्यू यहाँ पे 30 आया था, 30 पिकॉक्स थे, और उस सब के 2 लेग्स, तो 3 2 सर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 60 आ जाएगा। और दोनों को ऐड करेंगे, देखो 4x प्लस 2y, तो यहाँ पे भी सेम, दोनों को अगर मैं ऐड करूँ 80 प्लस 60 को अगर ऐड करना है तो 0, 8 प्लस 6 करूँगा तो 40। ठीक है, देखो 140 लेग्स आ गए। 20 लायंस और 30 पिकॉक्स के वो जू में टोटल 140 लेग्स आ गए। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है लास्ट तक यहाँ पे स्टेटमेंट तक समझ में आया होगा। ये 4th क्वेश्चन था। आगे हम करेंगे 5th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस प्रैक्टिस सेट का 5.2 का। आगे के जो क्वेश्चन है 6 से लेकर 10 तक वो हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में देखने वाले। तो फिर आगे मैं स्टार्ट करता हूँ अभी 5th क्वेश्चन के साथ। 5th क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम एवरी ईयर
there is a certain increment in his salary. After 4 years, his monthly salary was rupees 4,500, and after 10 years, his monthly salary became 5,400 rupees. Then find his original salary and yearly increment. तो हम लोग को यहाँ पे एक मतलब बंदे का इनकम, मंथली इनकम जो है वो फिक्स्ड है, वो हम लोग को बोला है, लेकिन उसका हर साल एक इंक्रीमेंट हो रहा है, हर साल एक कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा जो है वो उसको ऐड हो रही है सैलरी में हर साल में। तो ऐसा 4 साल के बाद अगर हम देखें तो उसका सैलरी 4,500 होता है, और 10 ईयर्स के बाद अगर हम देखें तो उसका सैलरी 5,400 हो रहा है। तो उसका ओरिजिनल सैलरी और इंक्रीमेंट कितना था, हर साल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, वो हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन में ऐसा लिख लेता हूँ, सोल्यूशन let the original salary be x। ओरिजिनल सैलरी मतलब जो उसका प्रॉपर सैलरी है, फिक्स्ड सैलरी, ओरिजिनल लिखो या फिक्स्ड सैलरी लिखो तो भी चलेगा। लेट द ओरिजिनल सैलरी बी x and his yearly increment and his yearly increment बी y। ये रुपीज़ है तो यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल दे दो या y लिख लो, रुपीज़ RS लिखो। तो उसका सैलरी कितना है, फिक्स्ड सैलरी x रुपीज़ है, और उसका हर साल का ईयरली इंक्रीमेंट कितना है y। सपोज़ अगर एग्जांपल में बताओ तो आपको देखो ऐसा है, अगर आपका मंथली सैलरी 1,000 रुपीज़ है जो कि फिक्स्ड है, यहाँ पे सैलरी फिक्स्ड होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या बोला है, जो मंथली सैलरी में या जो भी सैलरी होगा उसमें हर साल का इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, टोटल सपोज़ 100 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो एक साल के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, ये एक साल का मतलब एक साल आप लोगों को 1,000 रुपीज़ हर एक महीने में मिल रहा है, फिक्स्ड है वो, और एक साल के बाद आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे आपका एक साल के बाद सैलरी कितना होगा, 1,100 का सैलरी होगा, ठीक है। वैसे ही अगर 4 साल के बाद अगर हम देखें तो ये फिक्स्ड सैलरी तो 1,000 रुपीज़ ही है, 4 साल के बाद 100 रुपीज़ एक साल का, 2 साल का देखेंगे तो 200 रुपीज़ बढ़ेगा, अगर 4 ईयर्स का देखेंगे तो 400 रुपीज़ बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये कितना होगा, 1,400, ठीक है। लेकिन हमारे कंडीशन में इंक्रीमेंट किससे हो रहा है, कितना हो रहा है, y हो रहा है। तो यहाँ पे 100 हम लोग ने फिक्स्ड जो एक वैल्यू लिया था समझने के लिए, तो इसकी जगह पे हम लोग को y दिया हुआ है, और ये फिक्स्ड जो सैलरी है उसकी जगह पे x दिया हुआ है। तो ये x तो फिक्स्ड है ही, ये y चेंज हो रहा है ना। अभी 4 साल के बाद किया मतलब 4 × 100 किया, तो यहाँ पे 4 × y करना पड़ेगा। 10 ईयर्स के बाद देखेंगे तो ये तो 1,000 तो फिक्स रहेगा, फिक्स्ड सैलरी तो वो फिक्स्ड ही है। 10 साल के बाद हम लोग ने एग्जाम्पल 100 लिया था, तो 10 × 100 करेंगे तब यहाँ पे 1,000 रुपीज़ होगा, बढ़ेगा 10 साल के बाद। लेकिन हम लोग के केस में क्या है, इंक्रीमेंट कितना है, y है, तो y × 10 या 10 × y, 10 क्यों, 10 ईयर्स बाद, तो यहाँ पे 4y क्यों, 4 ईयर्स बाद, और सिर्फ y मतलब 1 × y होता है, मतलब एक साल के बाद, या y डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलता है। तो इसका फर्स्ट कंडीशन समझ लेते हैं यहाँ पे वापस। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग ने अभी जस्ट देखा वही उसी को लिखना है। फर्स्ट कंडीशन हम लोग को ऐसे बोला था कि उसका 4 साल के बाद जो सैलरी होगा, मंथली सैलरी, वो 4,500 होगा, ठीक है। उसका मंथली सैलरी x है, तो सैलरी मंथली सैलरी जो फिक्स्ड है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन 4 साल के बाद 4 × उसका इंक्रीमेंट कितना होगा, कितना हुआ है, y इंक्रीमेंट होगा, बराबर। एक साल में y इंक्रीमेंट हुआ था, वही हर साल उसका चेंज नहीं हो रहा है, वो भी नंबर उसका कांस्टेंट है, तो 4 × y, और यहाँ पे हम लोगों को कितना मिलेगा, 4,500 मिलेगा। तो प्रॉपर अगर मैं लिखूँ तो x + 4y = 4,500 आएगा। ये हमारा इक्वेशन 1। अभी सेकेंड कंडीशन अगर हम देखें यहाँ पे, एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन को भी समझ लेते। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, तो सेम सेकेंड कंडीशन भी सेम 10 ईयर्स के बाद बोला है ना, तो एंड आफ्टर 10 ईयर्स हिज मंथली सैलरी बिकेम 5,400 रुपीज़। फिक्स्ड सैलरी तो है ही, x जो भी पहले से थी वो कंटिन्यू है। अभी फिक्स्ड सैलरी में 10 साल हो चुके, 10 साल हो गए, मतलब हर एक साल उसका y रुपीज़ से इंक्रीमेंट हुआ, y + y ऐसे हो गया। तो 10 ईयर्स में कितना होगा, 10 × y हो जाएगा। जैसे कि 4 ईयर्स में 4 × y था, तो यहाँ पे 10 ईयर्स में 10 × y होगा। उसका सैलरी कितना होगा, मंथली सैलरी 5,400 रुपीज़ होगा। ये होगा हमारा इक्वेशन, सॉरी इसको लिखना पड़ेगा नीचे, 10 × y लिखा तो 10y प्रॉपरली लिखो। तो देयरफॉर
x प्लस 10y इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 540। ये होगा हमारा इक्वेशन 2। अगर हम दोनों इक्वेशंस को देखें तो पहला यहाँ पे x है वेरिएबल, यहाँ पे भी x है और दोनों का कोएफिशिएंट 1 1 है, तो दोनों का कोएफिशिएंट 1 है मतलब सेम है, तो हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि साइन भी सेम ही। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है देखो हमारा, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4500 माइनस क्या है यहाँ पे x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 5400। अच्छा सॉरी यहाँ पे 540 लिखा था 5400 से, ठीक है, तो 5400 आएगा। अभी सब्ट्रैक्शन है तो हम लोग के इसमें साइन चेंजेस होता है, क्योंकि माइनस है तो साइन चेंज कर देता है। माइनस इंटू ये यहाँ का प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, ठीक है। अभी आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 4500 माइनस 5400 दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 900 आ रहा है और बिगर नंबर का माइनस साइन, और ये x और x तो यहाँ पे कट हो गया। 4 माइनस 10 y माइनस 10y तो 6y बिगर नंबर का माइनस साइन, तो माइनस 6y हो गया। माइनस माइनस कट करे वहीं पे कट कर दो यहाँ पे, या तो इधर लेके आओ, माइनस 900 अपॉन माइनस 6 करेंगे तो ये रिड्यूस करना, देयरफॉर y विल बी इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस तो कट हो गया यहाँ पे, और 6 1s आर 6, यहाँ पे भी 6 1s आर 6, 6 5s आर 30 और 0, तो y इज इक्वल्स टू 150 आया। y का वैल्यू हम लोग को कितना आया 150। मतलब ये क्या है, y हम लोग को क्या था, फिक्स्ड इंक्रीमेंट था उसका, जितना इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल फिक्स्ड इंक्रीमेंट, तो ये कितना है 150 रुपीज़ से हर साल उसका सैलरी बढ़ रहा है। तो y सब्सटीट्यूट करना है और सब्सटीट्यूट करने के बाद हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, उसका मंथली फिक्स्ड सैलरी क्या है वो। सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 150 इन इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन 1 ऐसा है, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4500। तो ये x नहीं पता निकालना है, y हम लोगों को 150 दिया है इज इक्वल्स टू 4500। तो x प्लस 150 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 600 मिल रहा है, और मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 4500। x विल बी इक्वल्स टू 4500 माइनस 600 होगा। तो x का वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा, 4500 माइनस 600 करेंगे तो 3900 आएगा। x का वैल्यू 3900। ये x क्या था हमारा, उसका फिक्स्ड जो मंथली सैलरी है वो, मतलब हर साल उसका फिक्स्ड सैलरी तो मिलता ही है उसको, और जो इंक्रीमेंट हुआ था वो भी उसको हर एक महीने में ऐड होता है। मतलब उसका फिक्स्ड सैलरी 3900 है, पहले ईयर में उसका जो इंक्रीमेंट हुआ फर्स्ट ईयर में तो कितना से हुआ 150 रुपीज़ से हुआ पहले साल का, तो जो भी इसका सैलरी ऐड करके आएगा वो उसका पहले ईयर का इंक्रीमेंट होगा, या पहले ईयर का उसका फिक्स सैलरी हो जाएगा। सेकेंड ईयर अगर हम देखें तो 3900 उसका फिक्स सैलरी है, और ये 150 और एक बार दूसरे ईयर का भी इंक्रीमेंट ये 150 से ही बढ़ेगा, तो ये 2 इंटू क्या होने वाला है 150 होगा। तो इसको जो भी ऐड करेंगे तो उसका सैलरी जो भी आएगा वो 2 साल के बाद उसका सैलरी होगा। 3 ईयर्स के बाद उसका सैलरी अगर हम देखें तो 3900 प्लस 3 इंटू 150 करना पड़ेगा, तो हम लोग को 3 ईयर्स जो थर्ड ईयर में उसका सैलरी होगा वो पता चल जाएगा। 4 ईयर्स के बाद जैसे कि हम लोग को कंडीशन दिया था ये, तो 4 ईयर्स बाद मतलब उसका फिक्स सैलरी 3900 प्लस 4 इंटू 150 करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा 4500 हम लोग को यहाँ पे आंसर आना चाहिए। देखो ये 3900 है, प्लस 4 इंटू 150 करेंगे तो 600 होगा, तो दोनों को ऐड करूँ 9 प्लस 6 करूँगा तो यहाँ पे 5 कैरी 1 और 3 प्लस 1 4, देखो 4500 उसका 4 साल के बाद सैलरी होगा, जिसमें 150 से हर एक साल में इंक्रीमेंट हो रहा है, और 3900 तो ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर संजय's ओरिजिनल सैलरी, जो हम लोग ने x लिया था, देयरफॉर संजय's ओरिजिनल सैलरी इज़ रुपीज़ 3900 एंड हिज ईयरली इंक्रीमेंट मतलब उसका जो हर साल में इंक्रीमेंट हो रहा है वो भी फिक्स्ड ही है 150 रुपीज़, इंक्रीमेंट इज़ रुपीज़ 150।
ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो अभी तक हम लोग ने यहाँ पे किए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, सारे सम्स इजी थे। सिर्फ आपको स्टेटमेंट से फ्रेमिंग करना आना चाहिए इक्वेशन में, क्योंकि जब इक्वेशन फ्रेम होगा तो आगे का सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट किया। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रुकेंगे वीडियो में, क्योंकि आगे का जो वीडियो होगा पार्ट 2 वाला वीडियो, उसमें हम लोग 6th क्वेश्चन से लेकर 10th क्वेश्चन तक देखने वाले। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।